नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सोचकर देखिए, जब दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना रूस की IGLAS मिसाइल के साथ युद्ध लड़ेगी, तो फिर पाकिस्तान की सेना कितनी देर भारत के योद्धाओं के सामने टिक पाएगी। जब भारतीय वायुसेना चुन चुन कर पाकिस्तानियों के लहू को बहाएगी, तो फिर क्या मंजर होगा। सोच कर देखिए, बॉर्डर पर जब भारतीय सैनिकों की गोलियां ताबड़तोड़ बरसेंगी, तो फिर रणभूमि में क्या अंजाम होगा। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपना एक एक पल खौफ के साए में काट रहा है, क्योंकि भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। हर मोर्चे पर हिंदुस्तान तैयार है, बस अब इंतजार है तो फाइनल अटैक का। दरअसल भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर कर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक तरीकों से पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के मित्र देशों के दरवाजे पर जाकर मदद की गुहार लगा रहा है, या यूं कहें कि जान बचाने की भीख मांग रहा है। कुछ देश आतंकियों का पनहगार पाकिस्तान को खाली हाथ लौटा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास 84 घंटे के ही गोले बारूद बचे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि युद्ध के मैदान में भिखारिस्तान कितना ज्यादा टिक पाएगा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि खून के आंसू रोएगा आतंकिस्तान, जब मौत बनकर टूटेगा हिंदुस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। भारत के मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में युद्ध अभ्यास और जंगी जहाजों की तैनाती से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया है कि हवाई बयानबाजी तक कर रहा है। पाकिस्तानी फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी नेता और राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि उनका देश पाई पाई के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला रहा है। उनकी खुद की आवाम आटे और पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। खौफ के साए में जी रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी परमाणु ने भी कुछ ऐसी ही गीदड़ भपकी भारत को दी थी। वो भी दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान ने गोरी, शाहीन, गजनी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखी है। वहीं सिंधु नदी समझौते पर रोक लगाने के बाद बिलावल भुट्टो भी कुछ इसी तरह से बिलबिलाए हुए नजर आए। उन्होंने भी नदी में पानी की जगह खून बहाने की बात तक कह डाली थी। पाकिस्तान के नेता भले ही अपने बेतुके बयानों से जनता को खुश कर रहे हों, दुनिया को अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर जंग छिड़ी तो युद्ध के मैदान में पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 96 घंटे लड़ने के लिए ही गोला बारूद है। महज 96 घंटे, और जंग के मैदान में भारत के आगे पाकिस्तान परास्त हो जाएगा। क्योंकि जिन हथियारों की जरूरत पाकिस्तान को युद्ध भूमि में है, उसने मुनीर की सेना ने पैसा कमाने के लिए तो यूक्रेन को बेच दिया है, जबकि पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता खुद ही इतनी लचर है। पाकिस्तान में जब भुखमरी फैल गई थी, आटे की लूट मच रही थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छुपे हथियार बेचे। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ ही घंटों तक टिक पाएगा। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हो रहा है, चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है, रियासी में बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान को कभी भिगा भिगा के मारने की प्लानिंग भारत की ओर से की गई है, तो कभी एकदम प्यासा ही मार दिया गया। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक भी इसी तरह से लगातार की जा रही है। यानी हर तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। बयानबाजियां पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, गीदड़ भपकी भारत को दी जा रही है, परमाणु की धमकी दी जा रही है भारत को, और यह हर बार पाकिस्तान करता आया है। चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक की कर ले, चाहे एयर स्ट्राइक की कर ले, जब जब इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को आंखें दिखाई हैं, पाकिस्तान ने हमेशा परमाणु की गीदड़ भपकी दी है, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। वो धमकियां सिर्फ राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान की ओर से दी जा रही है। किया कभी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं, ना ही वो कभी कुछ ऐसा कर पाएगा।
पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक लगातार जारी है। रियासी में बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। चिनाब नदी का पानी भारत ने रोक दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है। भारत ने आईएमएफ से पाक की लोन की जो समीक्षा है उसे भी यहां पर कहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल रद्द किए गए हैं। सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे अटैक हैं, साइलेंट अटैक हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से। न गोला बारूद का इस्तेमाल, न सैन्य शक्ति का इस्तेमाल, बस साइलेंट अटैक और पाकिस्तान चारों खाने चित। चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व नेवी ऑफिसर कैप्टन श्याम कुमार। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। JS सोढ़ी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। BN झा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। BN झा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल VK शाही, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाही जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम कुमार जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से धमकियां पाकिस्तान दे रहा है, परमाणु अटैक की धमकी लगातार पाकिस्तान की ओर से दी जा रही है और ये हमने पहले कई बार देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अब ये धमकियां सिर्फ कहा जाए तो एक राजनीतिक जुमला बन के रह गई है पाकिस्तान के लिए। मेरा मानना ऐसा है कि एक तो युद्ध होता है और एक शांति होती है, और एक तीसरा टर्म जो मैं देख रहा हूं इस परिभाषा में, इस परिप्रेक्ष्य में, युद्ध, शांति, और तीसरा वर्ड मैं यूज करता हूं शांत युद्ध। तो ये शांत युद्ध हो रहा है। और जब मैंने 23 अप्रैल से ये कहना शुरू किया था लगातार सभी चैनल्स में कि युद्ध का समय नहीं है, जो आपकी कल्पना में युद्ध है उसका समय नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल विल ने दूसरे देशों को ये कह रखा है जी। हम तो बंधित हैं, हम तो उसी से जुड़े हुए हैं, हम तो शांति के लोग हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री वापस आकर जब वो मधुबनी गए, अगले दिन आराम से उन्होंने मीटिंग की, CCS की, और कुछ मेजर्स लेके चले गए। और वहां आज जाके उन्होंने एक संदेश दिया, आई जो है T&P, ये कोड वर्ड उन्होंने CCS में दिया होगा, ITP और SEF ये कोड था। स्वतंत्र कर दिया सेना को, ये कर दिया, CCPA की मीटिंग कर दी, और ITP और SEF का कोड दे दिया जी। और ITP क्या था? आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश, नॉट एलिमिनेट, पनिश, लीगल लैंग्वेज यूज किया उन्होंने जी। और उसके बाद उन्होंने कहा सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। तो ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये वाटर स्ट्राइक, देश में क्लींजिंग, वीसा से सबको वापस करना, स्लीपर शिप्स को हटाना, ISI के लोगों को पकड़ना, कोलंबो में फ्लाइट को रोक देना, और ये चारों तरफ से डिप्लोमेटिक मेजर्स, इंटरनेशनल मेजर्स, खौफ का माहौल कर दिया हमने शांत युद्ध छेड़कर जी। यही मैं कह रहा था पिछले 8-7 दिनों से, ये 12 दिनों की बात मेरी लगातार कही जा रही थी। आज भी मैं रिपीट यही कर रहा हूं, ये शांत युद्ध लड़ा जा रहा है, कल्पना से परे लड़ा जा रहा है। यही तो था वर्ड, कोड वर्ड, जिसको हमको समझना चाहिए मेजर रिस्पॉन्स के साथ, मैच्योर डेमोक्रेसी की जो भावनाएं हैं उसके साथ, और ज्यादा उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। तैयारी जरूरी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, सिविल डिफेंस की, सबकी, वो हम कर रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। सोढ़ी साहब, सर आपसे समझूंगी, विदेश मामलों के आप जानकार हैं, इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपने इतने सालों से देखा, अनुभव किया है कि अब पाकिस्तान के अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो कैपेसिटी इतनी है कि वो एक लंबा युद्ध झेल सके, क्योंकि जबकि भारत स्वदेशी उत्पादन इतना ज्यादा भारत ने बढ़ा लिया है कि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ज्यादा देर टिक पाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही पाकिस्तान की 0 हो गई है। जय हिंद अपूर्वा जी। जी सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। बर्नार्ड रसल, जो कि ब्रिटिश विचारधारक थे, उन्होंने दशकों पहले कहा था, दुनिया में लोगों को सबसे अच्छा लगता है युद्ध की बात करना, खास करके जब उनके खानदान का कोई आदमी या औरत युद्ध के मैदान में या बॉर्डर पे ना जा रही हो लड़ने के लिए। इस बयान को पाकिस्तान ने पूरी तरह इस्तेमाल किया पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, और 22 अप्रैल दोपहर के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों ने युद्ध की बातें की। भारत में सिर्फ 4
रक्षा विशेषज्ञ हैं जिसमें मैं एक हूं, जो 22 से हम कह रहे हैं अलग अलग चैनलों पे कोई युद्ध नहीं होगा। और आज हम जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम चार बिल्कुल सही और सटीक साबित हो रहे हैं। कोई युद्ध नहीं होगा, अगले 10 साल तक युद्ध नहीं होगा। मेरे को 2 मिनट देना। जी सर। तीन चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुई पिछले 10 दिनों में, जहां पे जो भी थोड़े बहुत लोगों को युद्ध के बादल दिख रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। पहला, 25 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत भी मेरा मित्र है, पाकिस्तान भी मेरा मित्र है, ये दोनों देशों का अंदरूनी मामला है, इसे ये खुद सुलझाएं। यानी अमेरिका ने भारत से पलड़ा झाड़ दिया। अगले दिन 26 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक कड़े शब्दों में रेजोल्यूशन पारित होना था। चीन और पाकिस्तान ने उसे डाइल्यूट कर दिया, टोन डाउन कर दिया। अमेरिका, रूस भारत की मदद के लिए नहीं आए। और अगले दिन 27 अप्रैल को चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को फोन करके कहा कि अगर कोई भी सैनिक कार्रवाई होती है, हर तौर पे चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसी दिन रात को जितने थोड़े बहुत युद्ध के बाद सारे खत्म हो गए। देखिए अपूर्वा जी, पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे कुचलना होगा भारत की सुरक्षा के लिए। जैसे एक जहरीले सांप को मारने के लिए जरूरी होता है इंसान का जीवन बचाने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान को कुचलना होगा सैनिक तौर पे। लेकिन ये इस वक्त नहीं हो सकता है क्योंकि चीन पूरे अटूट तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जहां आपका प्रश्न है पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, नहीं है पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, लेकिन जिस तरह से चीन और तुर्की पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, पाकिस्तान को एमुनिशन और वेपन सिस्टम्स की कमी नहीं होगी। उसके पास खाना ना हो, पानी ना हो, वो अलग है, लेकिन हथियार एमुनिशन उसको चीन और तुर्की पूरी तरह से देंगे। और मैं 1 मिनट चाहूंगा और जी जी सर। 17 मार्च को इसी साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया टू फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी कि वास्तविकता है भारत के लिए टू फ्रंट वॉर, पाकिस्तान चीन की, अनकोट। 2 साल पहले जनरल एम नराव ने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा 7 अगस्त 2023 को, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। एक पूर्व सेनाध्यक्ष लिख रहे हैं जिनका अनुभव हम सबसे मीलों आगे है। उस बयान में, उस लेख में बहुत बहुत गहराई है। और फाइनली मैं कहना चाहूंगा हमारे पास 10 साल का समय है, क्योंकि अगर हमने 10 सालों में पाकिस्तान को सैनिक तौर पे नहीं कुचला, यही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेगा। हम सारे आपके शो पे, इसी चैनल पे जी सर। फिर 2035 में मिलेंगे, फिर हम देखेंगे किसका आंकलन सही था, सटीक था, किसका आंकलन गलत निकला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आप जैसा कह रहे हैं कि आगे आने वाले 10 सालों तक किसी तरह के कोई युद्ध की संभावना नहीं है। बीएन झा जी सर, इसी सवाल के साथ मैं आपका रुख करूंगी। 7 मई को मॉक ड्रिल होना है पूरे देश भर में, ये आदेश आया है। लेकिन अब अगर बात हम कर ले पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की, तो देखिए न्यूक्लियर डिफेंस केवल एक डराने की रणनीति है पाकिस्तान की, या कोई इंप्लीमेंटेशन आपको आने वाले सालों में लग रहा है कि पाकिस्तान कर सकता है? इसके लिए सवाल है आपका? सर आपके लिए है जी। ओके, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि डे 1 से हम ये न्यूक्लियर रैटलिंग की बात सुन रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी बड़ी चीजें बात कर रहा है। उसके सब, उसके पॉलिटिशियंस, उसके सैनिक, उसके नॉन सैनिक, जर्नलिस्ट, सब बात कर रहे हैं वो गजनी एंड ब्ला 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 ब्ला। वो ये नहीं जानते हैं कि भारत के पास में इतने सारे आर्सनल्स हैं कि वो इमेजिन में नहीं कर सकता है। कौन जानता है पाकिस्तान में कि अग्नि 1 भी है, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5 है? कौन जानता है पृथ्वी 2 और 3 है? कौन जानता है प्रलय, अग्नि प्राइम, मीडियम रेंज सैम, क्विक रिएक्शन सैम, रुद्रम, शौर्य, निर्भय, ब्रह्मोस, नाम लेते जाइए आप। ये सारी चीजें यहाँ पे भी हैं, लेकिन अभी तक किसी से भी, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के नाम से आपने ये एन वर्ड नहीं सुना होगा इंडिया से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कितने घातक हैं। एग्जाम्पल के लिए, आज से 45 साल पहले यूज़ किया हुआ जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी है, सबों के सामने में है। क्या पाकिस्तान वो हिरोशिमा और नागासाकी देखना चाहता है? ये उसकी मर्जी है। देखिए, भारत ने जिस दिन ये टेस्ट किया था, उसी दिन अपने ऊपर में सेल्फ इम्पोज्ड एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था, नो फर्स्ट यूज बट यूज इट सेकेंडरीली डिस्प्रोपोर्शनेटली। याद रखिए इस वर्ड को,
डिसप्रोपोर्शेट सेकेंड अटैक। तो जब उसकी बात आती है, तो अगर पाकिस्तान ने ये मूर्खता की, गलती तो मैं इसको नहीं कहूंगा, कि अगर पाकिस्तान ये मूर्खता की कि उसने अपने किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन छोड़े, तो आप पढ़िएगा अपूर्वा जी के नेक्स्ट जो सनराइज होगा, उसमें पाकिस्तान का जो नामो निशान है नक्शे से हट जाएगा। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत इस बार काफी डिटरमाइंड है कि पाकिस्तान को उसकी जगह तो दिखानी पड़ेगी। और जहां तक अगर वो मान लीजिए वो अपने यहाँ से छोड़ भी देंगे, तो भारत के पास में 3 लेयर बेस्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो इन्हीं सब चीजों के लिए है। S-400 इसके लिए है। पृथ्वी और प्रद्युम्न का आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी और PAD, जिसको पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, प्रद्युम्न, अश्विन, इसका नाम सुना होगा। बैरक 8 ये मिसाइल्स के लिए है। उसके बाद QR-SAM ये मिसाइल्स के लिए है। और भी बहुत सारे हैं, मतलब आप नाम लेते जाइए, इसकी कोई कमी नहीं है कि जो कि सिर्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत में है, यहाँ तक कि सिर्फ ये पृथ्वी पे नहीं है, सिर्फ ये टेरिटोरियल नहीं है, समुद्र में भी है। INS ध्रुव, INS अन्वेष इसी के लिए है। तो पाकिस्तान ये चीज ध्यान में रखे कि अगर उसने ये गलती की तो उसका एक तो मिसाइल यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, वो ऊपर में ही मार दिया जाएगा, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो। लेकिन जो रिटेलिएशन होगा, उस रिटेलिएशन में पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास में क्या है, 5 शहर हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद और क्वेटा जो है वो हमारा ही इलाका है, उसको हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बाकी जो 3-4 हैं, ये जो डिसप्रोपोर्शनेट जो राइट है इंडिया के पास में, इसमें ये टाउन हैं, अगर ये चले गए तो पाकिस्तान के पास में तो लोग ही नहीं बचेंगे, फिर वो क्या करेगा। अब ये सब चीजें देखिए, न्यूक्लियर की बात हम भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपने पूछा स्पेशली, तो इसीलिए मैंने बताया कि ये भारत की शक्ति है। लेकिन कुछ चीजें जो मैं कहना चाहूंगा बीइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर, कि आज के दिन में पाकिस्तान बहुत छाती ठोक रहा है कि हमारे पास में तो ये है। पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास में जो भी है, ये चाइनीज जो ये सीरीज को जो एयरक्राफ्ट है, हम अपने आप को, हम पाकिस्तान को कम आंकना नहीं चाहते, लेकिन ये सीरीज जो एयरक्राफ्ट हैं, आज के दिन में विश्व में कोई और देश इससे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी एडवांस जिसको देश कहते हैं, वो इससे खरीदने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इसका दाम अमेरिकी एयरक्राफ्ट से लगभग 1/4 के आसपास में है। क्यों कोई तैयार नहीं है? क्योंकि ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं मोस्टली ये कॉपी किए गए मॉडल हैं, और इसका वेट टू थ्रस्ट रेशियो जो है वो बहुत कम है। इसके जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इसकी रिलायबिलिटी एब्सोल्युटली कम है। तो इसीलिए आप इन एयरक्राफ्ट के नाम पे मत जाइए। हमारा LCA याद रखिए, हमारा LCA इनके ऊपर में भारी पड़ेगा, इन सबों के ऊपर में भारी पड़ेगा। अभी तो रफाल की हम बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। तो ये सब जो वास्तविकता है ये लेके चलिए। आज के दिन में बहुत सारे नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स ये बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, फेक नैरेटिव्स भी है, और जिस तरह से पाकिस्तान की गीदड़ धमकियां हैं वो भी हम ना जाने कितने सालों से सुनते चले आ रहे हैं। VK शाही साहब, जो हमारी मॉक ड्रिल होने वाली है सर 7 मई को, वो क्या एक संदेश है पाकिस्तान के लिए, या फिर हमारी एक पूर्व तैयारी है जो हम मॉक ड्रिल के तौर पर दिखा रहे हैं, और एक कड़ा संदेश हम पाकिस्तान को एक बार फिर से मॉक ड्रिल के ही जरिए लेकिन हम देंगे? अपूर्वा जी, जितना हमारे देश के नीतियों को ध्यान से देखा जाए उतना ही उसमें कुछ अधिक देखने को मिलता है जी। और आपने सही कहा, ये मॉक ड्रिल दोनों संदेश देती है। एक तो मैं समझता हूँ हमारे देश में बड़ी भारी आवश्यकता है लोगों को कुछ बेसिक सेफ्टी ड्रिल्स और सेल्फ डिफेंस के ड्रिल सीखने का, उसका प्रबंध किया गया है। और दूसरा, जो मेरे मित्र भी कह रहे थे युद्ध नहीं होगा, इस तरह की एक जो कंप्लेसेंसी पैदा करने का सोच विचार कुछ विदेशों से उठा और इस तरह की हवा दी गई कि इनको सो जाने दो। मैं समझता हूँ इन बातों में न जाकर हमें इस मॉक ड्रिल को सीरियसली भी लेना चाहिए, इससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए
और न सिर्फ हमको सीख लेनी चाहिए, इसका एक संदेश अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान को भी मिल जाना चाहिए जी। कि आप जितना भड़क रहे हो, हमारी सिविल पॉपुलेशन भी तैयार है। झा साहब, तो कैप्टन झा ग्रुपी ने बहुत अच्छी तौर पर मेरे ख्याल डिटेल में इतने हथियारों के नाम जी। लेकर इस बात को और महत्व से और शक्ति देकर समझाया है। शायद मैं अपनी बातचीत में इतने सब नाम न लेता कुछ कारणों से, पर उनको ठीक लगा, उन्होंने इतने नाम लेकर समझाया। मैं समझता हूँ इसमें किसी को भी ये संदेह करना कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतनी पनिशमेंट मिलेगी जो उनके इमेजिनेशन से भी परा होगी, जब रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम पनिशमेंट देंगे और उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा, और आज एक देश उस मुकाम पर है जबकि इवन अपोजिशन गवर्नमेंट को ये विश्वास दे रही है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। जी। आज जब विश्व के किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा कि आप युद्ध ना करें या बातचीत करें, न यूएन है से सर। ऐसा कोई जी। इशारा आया। मैं नहीं समझता कि ये जो उन्होंने घिनौना काम किया है ये अनपनिश्ड जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी कोई संभावना नहीं है, जैसा कि एक बार हमने पूरा जी, फौज को बिल्कुल आगे बिल्कुल सर, मैं बढ़े। लौटूंगी आपके पास। कौशिक जी, 7 मई को मॉक ड्रिल है, सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, ये कहा गया है कि सेना जो भी फैसला लेगी उसके साथ भारत की सरकार सेना के साथ है। आपको सर क्या लगता है, पाकिस्तान की जो पारंपरिक सेना है वो भारतीय सेना के आगे या फिर भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे टिक सकती है? हम एआई में निवेश कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हैं पाकिस्तान से। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं अपूर्वादी, ऐसा नहीं है कि युद्ध सेनाएं लड़ेंगी। जी। युद्ध कई तरीके से लड़े जाते हैं, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। जैसे एक और साइलेंट अभी अटैक मोदी अभी जी ने हो कुछ रहा है समय पहले कहा पाकिस्तान पे। जी। ये समय युद्ध का समय नहीं है। निश्चित तौर से मुझे लगता है हर नागरिक का खून इस समय खोला हुआ है देश का। हर देश का नागरिक चाहता है कि बड़ी कार्रवाई हो, लेकिन बड़ी कार्रवाई करने से पहले कमजोर कर दीजिए उस देश को, जो मुझे लगता है कि भारत सरकार लगातार कर रही है। और देखो, हमने देखा होगा, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि यूक्रेन को हम लोग समझ रहे थे कि एक हफ्ते में रूस निपट लेगा उसको, 2 साल से ज्यादा हो गए। जी। ये भी कूटनीतिक तरीके से और राजनीतिक रूप से देखना पड़ेगा कि जो देश पीछे के रास्ते से उनका सहयोग करेंगे उनको पहले कैसे रोका जाए, उनको कैसे विश्वास और भरोसे में लिया जाए। क्योंकि जब हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो देखा आपने कि इजराइल के साथ क्या चल रहा है, फिलिस्तीन के साथ अभी तक मामला चल रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ देखिए आप। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि अभी नई सरकार अमेरिका में बनी, ट्रंप साहब ने बिना युद्ध किए ही तमाम देशों से मोल भाव कर लिया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमारी सरकार और सेना सही समय पर सही निर्णय लेगी। तमाम भारत सरकार ने निर्णय लेकर के ये संदेश तो दे दिया है कि अब की बार नहीं, अब बहुत कुछ हो गया। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या जो कैंप लगे हुए हैं जहां दिया जाता है, वो मुझे लगता है अब खत्म करना पड़ेगा। और जिस तरीके से घेराबंदी हमारी सरकार कर रही है या हमारे देश की सेना कर रही है, मुझे लगता है कि यदि बहुत माइक्रो लेवल पर हम लोग जाके समीक्षा करेंगे तो सही दिशा में हमारी देश की सेना निर्णय ले रही है। समय का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऐसा संदेश विश्व स्तर पर जाएगा। पाकिस्तान में आप देखिए घबराहट किस तरीके की है, सेना के लोग इस्तीफा देके भाग रहे हैं, सेना के अफसर इस्तीफा देके भाग रहे हैं, लोग परिवारों को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी एक सांसद का बयान आया, वो युद्ध होता है तो कहां जाएगा, बोला मैं बाहर चला जाऊंगा देश से। तो इस तरीके का जो हड़कंप मचा हुआ है, ये भी मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी जीत है कि इस तरीके का हड़कंप मचा रहे। दूसरा आप देखिए कि निवर्तमान प्रधानमंत्री जेल में है, वहां पूर्व की सरकार के अधिकतर मंत्री जेल में हैं। तो हम राजनीतिक रूप से और कूटनीतिक तरीके से कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, वो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित तौर से बड़ा
माइक्रो लेवल पर समीक्षा कर रही होगी, निर्णय लेगा, लेकिन इस बार देश देखेगा और सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक माकूल जवाब हमारा देश देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। सोढी साहब, पाकिस्तान को क्या अब भी कोई ऐसा देश समर्थन दे सकता है जो कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान की ढाल बन सके? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त, जैसा कि अभी कौशिक साहब भी कह रहे थे कि अगर हर युद्ध सेना से नहीं लड़ी जाती, हर युद्ध गोले बारूद से नहीं लड़ी जाती, साइलेंट अटैक भी होता है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी कई युद्ध होते हैं। अपूर्वा जी देखिए, हम लोग जनरली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम चीन के बारे में बात नहीं करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पीछे सबसे बड़ी शक्ति जो बन के खड़ा है चीन है। जी। आप दुनिया के बाकी 151 देशों को कन्विंस कर भी लें, आप कभी चीन को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान का साथ ना दे। हमें याद होगा 1998 में हमारे रक्षा मंत्री होते थे श्री जॉर्ज फर्नांडिस, जी। उन्होंने बयान दिया था भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं, ये चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि उन्हें 5 साल बाद 2003 में अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। आज हम पीछे मुड़ के देखें, उनका बयान सही था, सटीक था। हम लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं पाकिस्तान दुश्मन है, हमारा मेन दुश्मन चीन है, पाकिस्तान उसका छोटा सबसेट है। चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, वो एक बार जल नरावने का वो लेख पढ़ें। जैसे मैंने पहले कहा, हम सबके तजुर्बे अनुभव से तो जल नरावने जो सेनाध्यक्ष रह चुके हैं वो तो मीलों आगे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम दुनिया के बाकी 51 देशों को कन्विंस कर लें, चीन कभी कन्विंस नहीं होगा, चीन पाकिस्तान का साथ देगा। और मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि चीन ने पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू किया है 2013, 14 मार्च 2013 जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बारी, तब से लगातार चीन हर तरफ से पाकिस्तान का मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन के 3 बड़े लक्ष्य हैं जो शी जिनपिंग के समय पे होने हैं, 3 जंग होनी है। पहला ताइवान के लिए 2027 में, जिसकी पुष्टि अमेरिका के CIA के अध्यक्ष विलियम बर्न्स ने की 3 मार्च 2023 को, जब उन्होंने कहा 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। दूसरा युद्ध शी जिनपिंग के वक्त होगा, वो होगा 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स के लिए। और तीसरा और आखिरी युद्ध शी जिनपिंग के समय में होगा 2035 में, जब पहला वार पाकिस्तान करेगा भारत पे जम्मू कश्मीर के लिए, और फिर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा, अरुणाचल प्रदेश पे हमला करेगा। और ये बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन्स में है। ये यहां तक कि 4 फरवरी 2024 जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, अमेरिका की सरकारी एजेंसी, उसने बोला है अपनी 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कि जिस तरह से भारत, चीन और पाकिस्तान के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक तरफ युद्ध की तरफ अग्रसर है, अनकोट। और ये सारी टाइमलाइंस 2035 पे जा रही हैं। जी। हम लोग जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से अकेले निपटना होगा तो हम निपट लेंगे, लेकिन अब जो युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के साथ अकेले नहीं होगा, वो चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट होगा, जिसका आंकलन जन उपेंद्र द्विवेदी 17 मार्च को इसी साल कर चुके हैं। अगर हमने सेना अध्यक्ष की बातों को नहीं मानना, वो हमारी मर्जी है, लेकिन मेरे को तो जनरल नरावने पे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के असेसमेंट पे 200% फेथ है। इसलिए मैं बार बार आपके और अन्य चैनल पे कह रहा हूं, हमें सिर्फ पाकिस्तान एज अ दुश्मन नहीं देखना है, हमें चीन पाकिस्तान देखना। और 1 मिनट और देना पूर्वा जी। जी सर। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जब पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, कुछ दिन तक डे एंड नाइट इंडियन मीडिया चैनल्स पे बस पुलवामा पहलगाम होता रहा। लेकिन यही वो चैनल्स हैं जब वो पाकिस्तान की घुसपैठिया सीमा हैदर भारत आई, 6 दिन तक वो प्रोग्राम चलाते, सीमा हैदर की रिंगटोन कौन सी है। जब भारत की एक विख्यात टेनिस प्लेयर ने पाकिस्तान के एक पुरुष क्रिकेटर से शादी की, 10 दिन तक उसकी वो रील्स चलती थी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में, आज कबाब बना, आज बिरयानी बनी। क्योंकि इसका कारण ये है कि आज तक 78 साल हो गया हमें आजाद हुए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है। वक्त आ चुका है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाने का, पब्लिक डोमेन में डालने का, साफ लिखने का कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स कौन हैं। जब तक हमें नहीं पता होगा हमारे इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन है, हम बस पाकिस्तान पे करते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान बैशिंग से 2 फायदे होते हैं, एक चैनलों की टीआरपी बढ़ती है, दूसरा कुछ पार्टीज को चुनावी फायदा होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमारा असली दुश्मन चीन है। जिस दिन हम एक्नॉलेज करेंगे, हमारा रवैया बदल जाएगा।
बिल्कुल। अब श्याम कुमार जी, सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है। जैसा कि अभी सोढी साहब को आपने सुना कि हमारा असली दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर हमारी असली लड़ाई होती है तो वो शायद पाकिस्तान से नहीं, वो चीन से होगी। और डायरेक्ट तौर पर ये चीजें हम अक्सर देखते आए हैं कि किस तरह से चीन पाकिस्तान के लिए एक स्टैंड बाय मोड पे हमेशा तैयार रहा है। तो क्या सर चीन वाकई मदद कर रहा है पाकिस्तान की, या रणनीतिक तौर पर सिर्फ एक मोहरा बना रखा है उसने पाकिस्तान को? श्याम कुमार जी। सिर्फ एक मोहरा बना रखा है जी। और ये बातें फिलहाल मैं करना भी नहीं चाहूंगा। देश का माहौल ये बातें करने का नहीं है, इसलिए मैं इन पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रैटेजी और थिंकिंग की बातें हैं ये हम बाद में करें। शशि थरूर ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर की बातें अभी ना करो। शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस के, जब हमारे लोगों ने कहा कि वहां पे पुलवामा पहलगाम में हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। हम देख लेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर की बात करेंगे। फिलहाल जो देश का माहौल है वो कुछ और है और हमें अपनी सेनाओं का मनोबल ठीक रखना है, देश की जनता का मनोबल ठीक रखना है और सिर्फ एक सुर में बात करना है। यस, स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग, फिलॉसफी, ये सारी बातें बहुत सही हैं और अपनी जगह पे हैं। समय के हिसाब से बातें करना भी बहुत जरूरी है और मैं समय के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ये सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है। यस, सुनाना है लोगों को, जो सामरिक दृष्टि से इसको ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए जगह बिल्कुल उपयुक्त है और हमारे जो देश के लोग हैं वो उसको समझते हैं। और मेरे ख्याल से एक लिपिबद्ध तरीके से भारत अपने आप को अपनी जगह पकड़ पे बना रहा है। चाइना को हम हमेशा देखते हैं, टू फ्रंट वॉर पर हम हमेशा तैयारी करते हैं और ये सारे जो लेख और सारी जो लोग सीनियर हमारे कहते हैं एक्सपीरियंस में, किताबों में, उस पर ध्यान जरूर जाना चाहिए, पर कब कैसे कहा यह भी समझ जरूरी। तो फिलहाल हम बात करते हैं शांति युद्ध की, और शांति युद्ध में हमें ध्यान रखना है कि हम शांति युद्ध लड़ रहे हैं तो शांत रहना भी है और मैच्योर भी रहना है और कैसे कब कहां क्या कह के अपनी बात मनवाना है वो भी जरूरी है। ये शांति युद्ध है तो समझिए, शांति युद्ध को शांति से लड़ना है। बहुत लंबे समय से हम लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं, कई बिल्स लाए हमने, देश की जनता में बहुत तरह के सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं हम, उन सब का इफेक्ट हो रहा है, क्लींजिंग हो रही है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूं मैं, मानवता की हत्या हुई है लेकिन उसके साथ साथ ही हमें कुछ करने का मौका मिला है और वो हम कर रहे हैं। हर चीफ मिनिस्टर को फोन गया है, हर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुछ कर रहा है, हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है, क्लींजिंग हो रही है। लंबा समय लगता है इसमें। हमें खाली पाकिस्तान में जाके आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश नहीं करना है, हमें देश के अंदर भी आइडेंटिफाई करना है। हमें उन सबों को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट मतलब स्लीपर सेल्स को खत्म करना, इन्फॉर्मर्स को खत्म करना और देश की जनता को जागरूक कर देना कि अब ऐसे नहीं। तब 6 महीने बाद हम उस जगह पर मुकाम पर आएंगे और तब हमारी दृष्टि में हम चाइना को टैकल करने के लायक होंगे, क्योंकि चाइना ने अपने को उस तरह से बनाया, उनके नागरिकों को चेंज किया, मनोबल चेंज किया, एक रिफॉर्म किया उसने अपने यहाँ। एक दिन में नहीं होता ये, और ये हमें समझ के आज ये देखना चाहिए। बिल्कुल सर, एक और सवाल आपसे यहाँ पर मेरा रहेगा। भारत की जो ब्लू वाटर कैपेसिटी है उस पर सर क्या राय है आपकी? देखिए, भारतीय नौसेना के दबंग और वर्चस्व हिंद महासागर में, अरबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में हम देख रहे हैं। हमने अफ्रीकन कोस्ट पे जाके जो किया, हम मलाका और मालदीव और गल्फ हर्मुज और मडगास्कर पे जो लगातार नजर रख रहे हैं, हम दूसरे सेनाओं को हेल्प कर रहे हैं, हम बड़े भाई का रोल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस में कर रहे हैं, हम सागर की संस्कार को दे रहे हैं लोगों को। मालदीव में आज आईएनएस शारदा एक्सरसाइज कर रहा है, जो मालदीव चाइना गया था, जिसके प्रेसिडेंट पहली बार जीतने के बाद सारे ट्रेडिशन को तोड़ते हुए, उनके साथ हम मैसेज दे रहे हैं कि हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट में जो नेकलेस ऑफ डायमंड है उसको अच्छी तरह से समझते हैं। हम चाहवार में भी बैठे हैं, अगर आप ग्वादार बना रहे हैं तो चाइना अगर उधर से अरबियन सी पे नजर रखता है, सी पैक के कारण वो डेट ट्रैपिंग करता है पाकिस्तान का, अपने हिसाब से पाकिस्तान को नचा रहा है और नचाएगा, इक्विपमेंट देगा पर अपनी कंडीशंस पे देगा, और कब तक देगा, कैसे देगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज नहीं है, हमारे पास स्क्वाड नहीं है, हमारे पास लोग अंदरूनी मदद नहीं करेंगे जरूरत पड़ने पर सब अपने। आज ही पुतिन ने फोन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कल ही रक्षा मंत्री ने हमारे रक्षा मंत्री को फोन किया है। हमारे भी अपनी जरूरतें हैं, रशिया खुद वॉर लड़ रहा है पर उसके पास अभी भी कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, और हमारे भी दोस्त हैं, अफ्रीका में दोस्त हैं, अंगोला को हम दे रहे हैं कुछ, और जबलपुर में जो फैक्ट्री बंद हुई, फैक्ट्री को बहाल किया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को
मैं मजाक में कहूं तो वो उनकी लीव इसलिए कैंसिल नहीं हुई कि हमारे आर्म्स को एम्युनिशन चाहिए, आर्मी को चाहिए, वो अंगोला को देने के लिए बोल रहे हैं। हम मेच्योर डेमोक्रेसी, हम बड़े लोग हैं, हमारे पास बहुत जी। साजो सामान है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है सर। बीएन झा जी, फिर कि पाकिस्तान की जो देश मदद कर रही है, क्या वो कट्टरपंथियों को भी भारत में फंडिंग दे रही है? क्योंकि ये बहुत अंदरूनी सवाल हो जाता है, तो अगर आप इस पे जवाब देना चाहें, क्योंकि बार बार सवाल सिर्फ फंडिंग को भी लेकर आता है। और हम पाकिस्तान की भी हमने हालत देखी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसने अपनी जो जनता का पेट भरने के लिए उसने अपने हथियारों तक को बेच दिया। अपूर्वा, आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी छुपा हुआ है और कुछ और भी ऐसा छुपा हुआ है जो अभी तक लोगों ने जिसकी चर्चा नहीं की है। जी। आपके प्रश्न में आपने पूछा कि खाने के लिए नहीं है पाकिस्तान में, तो आप ये बताइए, अगर पाकिस्तान के पास में खाने के लिए नहीं था तो उसने चीन से J-17 कैसे खरीदा? जी। अगर उसके पास में खाने के लिए नहीं है तो वो आज J-21 खरीदने की कैसे बात कर रहा है? तो ये जो प्रोपेगेंडा चीज है, ये ऐसी चीज है कि अब काफी सारे लोग बह जाते हैं। लेकिन मैं उससे एक कदम और आगे बढ़ूंगा। आपने चूंकि फाइनेंसिंग के लिए पूछा है, तो देखिए, फाइनेंशियली आज के दिन में भारत ने वो सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि उसको फाइनेंशियली वीक करेगा आने वाले दिनों में। एक ऐसा रूट है पाकिस्तान के पास में जो आज से 5 साल पहले भी था, आज से 2 साल पहले भी था। जब उसके पास में रोटी खाने के नहीं थे, तब एक जरिया था जिससे कि उसको फंडिंग आती। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या चीज थी? नहीं, आप गेस नहीं कर सकते हैं। FATF का प्रतिबंध लगा हुआ था, वहां अनाज नहीं था खाने के लिए, गेहूं नहीं था। लेकिन 2 फंड जो वर्ल्ड से आते हैं, एक है जजिया, दूसरा होता है एक और होता है जिसमें कि लोग डोनेट करते हैं। और इस पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है वर्ल्ड ओवर में। भारत में अकेले लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए इस टैक्स में भरे जाते हैं। अपने ही लोग यहाँ पे भरते हैं, जो कि यूजुअली विजिबल नहीं होता है। तो ये जो सॉरी, जजिया नहीं, जकात और सदाकत, ये 2 जो चीजें हैं, इसके कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। और सिर्फ एक जकात की मैं बात कर रहा था कि 60 से 70 हजार करोड़, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट अपूर्वा। और इसमें से कितना जो ट्रांसपेरेंटली किसी को दिया जाता है वो तो पता है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंटली नहीं दिया जाता है वो किसी को पता नहीं है। भारत सरकार इसके ऊपर भी आंख रखे। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि आज ही दिन में जो मीडिया है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, इंपोर्ट है वहाँ से सारी चीज़ें रुक गई हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को हर्ट करेंगी, लेकिन कुछ पेपर ऐसे मेंशन करते हैं कि इससे पाकिस्तान के ऊपर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, भारत के ऊपर में करेगा। अरे बाबा, भारत आज के दिन में $4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर इसके पास में अगर मान लीजिए $500 मिलियन नहीं आए तो हमारे पास में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास में अगर $200 मिलियन नहीं गए तो उसके लिए वो लाले पड़ जाएंगे। ये चीज कोई रियलाइज नहीं करता है। तो जहां तक ये आप बात करते हैं, ये जो अरेबिक या इस्लामिक देश हैं, इनसे पाकिस्तान को सहायता मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसने दिखा के नहीं तो इनडायरेक्टली जिसकी मैंने बात की है उस पर नजर रखिएगा। विश्व, जब आज के दिन में FATF को रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस पर ध्यान रखिए, FATF तो उन सारे जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर नजर रखेगा जो कि दिए गए हैं उनको विजिबली रूप से, ऑफिशियली। लेकिन जो ऑफिशियल है नहीं, उस पर कौन नजर रखेगा? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और जहां तक इस्लामिक देशों का साथ है, तो आप जानते ही हैं कि ये जो टर्की है वो ओपनली अभी आ ही गया। उन्होंने अपने ये भी ड्रोन भेजे हैं, बख्तियार 2 उन्होंने भेजा हुआ है। लेकिन बख्तियार 2 ये नहीं जानता है कि भारत के पास में आज के दिन में जो आकाश सिस्टम है वो उसको 30 किलोमीटर उसी के सीमा के अंदर में मार के उसको खत्म कर देगा जी। ये नहीं जानता है। तो इन सब चीजों के ऊपर में हम लोग अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। पता नहीं वॉर होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये 1 फ्रंट होगा या 2 फ्रंट होगा। मैं थोड़ा सा आधा मिनट लेके आपको बताता हूँ। जी 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 तो ठीक है, उन्होंने एक किताब पढ़ी है। लेकिन अगर हम लोग चाइना को समझते हैं, तो चाइना पाकिस्तान के लिए अपना फ्रंट नहीं खोलेगा। लेकिन जब अनबन होगा चाइना से,
तो वो पाकिस्तान में दूसरा फ्रंट खोलेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक ये ठीक है सर। ये जी, ठीक है ये सर। मैं हमने देखा हुआ था पहले भी, हम्म। जबकि पीओके में एक अड्डे पे उनका एयरक्राफ्ट आ गया था, उनके सैनिक आ गए थे। और ये आने वाले दिनों में भी जब भी चाइना हमारे साथ में फ्रंट खोलेगा, पाकिस्तान को यूज करेगा। हम और आप ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान के पास में जो आज ये J-17 आ रहे हैं, J-20 आ रहे हैं, इसके लिए कौन पैसा दे रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? पाकिस्तान के पास में सबमरीन बनाए गए हैं, उनके पास में नेवल एसेट्स चाइना के थ्रू से बहुत सारे मिलते हैं, टैंक की वहां पे फैक्ट्री है। कौन दे रहा है पैसा? ये चाइना, ये साइलेंटली उसको फंड कर रहा है। डेब्ट ट्रैप जो है वो बिल्कुल सर, मैसिव है। साइलेंटली फंडिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, यानी पीछे के दरवाजे से चीजें पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी आसान की जा रही है। वीके शाही जी, सर आपसे समझूंगी, पाकिस्तान के पास क्या सर डे टू डे लॉजिस्टिक बनाए रखने की क्षमता है अगर हम भारत से कंपेयर करें? देखिए, भारत का और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना ही मेरे ख्याल ज्यादा मुनासिब नहीं है। जी। हमारी देश की शक्ति अलग है, जहाँ साहब ने बड़ी डिटेल में बताया। हमारी सामर्थ्य बड़ी अलग है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग है, हमारा पॉपुलेशन का साइज बहुत अलग है। तो ये कंपैरेटिव स्टेट नहीं है। और ये कहा जाए कि पाकिस्तान डे टू डे मैनेज कर रहा है, आखिर चल ही रहा है देश, पर उनकी माली हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। उनके पास युद्ध 2-3 दिन से ज्यादा आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं है। इसलिए यूक्रेन और रशिया का या हमास और इजराइल की मिसालें यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और अगर हम सोचें कि हम आज के युद्ध की बात ना करके 2025 की सामरिक स्थिति को ना समझते हुए आज की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन पर हम आंखें बंद करके और 2035 में होने वाले एक इमेजिनरी युद्ध पर निर्णय लें, तो मैं समझता हूँ ये शायद उस एमयू का जी। एमओयू का भाग होगा जो चाइना और हमारी एक लीडिंग पुरानी पार्टी ने किया हुआ है कि भारत को सुला कर रखो, 25 में कोई युद्ध नहीं होगा, हम युद्ध नहीं करेंगे और ये युद्ध 35 में करेंगे। तो इनको अफीम खिलाकर, जो अफीमों की चाइनीज पॉलिसी हुआ करती थी और जो धोखा देने की पाकिस्तान की पॉलिसी हुआ करती थी, जो आज भी वो दोनों डॉक्ट्रिन पाकिस्तान और चाइना में शामिल है। हमारे देश का एक एमयू भी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी एक लीडिंग पार्टी के साथ, कि वो चाइना का न सिर्फ गुणगान किया जाए, न सिर्फ उनको एक बहुत महान शक्ति दिखाई जाए। अभी जो जुबान में चाइना के साथ हुआ आई टू आई बॉल के बाद, और जैसे उन्हें पीछे हटना पड़ा, ये पूरे संसार ने देखा है। तो बहुत ज्यादा उनका गुणगान या उनका मान करने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस जैसा मैंने कहा कि ये उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारे देश की एक पार्टी और चाइना के बीच हुआ है, उनके कुछ नुस्खे ऐसे जरूर हो सकते। मैं वहां से ये टॉपिक से दूर चला जाऊंगा, उस पर और बात नहीं करूंगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे, पाकिस्तान की माली हालत खस्ता है, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खस्ता है, पख्तूनख्वा अलग जा रहा है, अभी शुरू हो गया ये सिंध में भी, और उनके जो टेररिस्ट कर रहे हैं, जो मुजाहिदीन उनको टैकल कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी हालत हर तरफ से खस्ता है। और ये एक बड़ा कन्वर्टिंग आवर क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, बहुत सोच समझकर सुलझे तरीके से हमारी देश की सरकार फैसले ले रही है। वी आर नॉट जंपिंग इनटू वॉर स्ट्रेट अवे, हालांकि उसके लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया बहुत से लोगों ने और भड़काया कि अब कुछ 3 दिन हो गए जी, 5 दिन हो गए जी, 10 दिन हो गए जी, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये स्ट्रेटेजिकली एक कमेटी बन गई है, तीनों हमारे फोर्सेस के चीफ उसमें शामिल हैं,
पुराने चीफ उसमें शामिल जी। हैं और स्पेशलिस्ट उसमें शामिल हैं। ठीक वो है। 11 लोगों की जो बनाई गई है कमेटी, हम्म। मेरे ख्याल में उनको साथ देने देना चाहिए और उनके फैसले के साथ विश्वास से दृढ़ रूप से खड़ा रहना चाहिए, ना उनका मोरल डाउन करना चाहिए, जी। ना उनको भड़काना चाहिए कि आप जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है मोरल सर। डाउन करने वाली बात कि ये भी 10 साल सोए रहो 35 हम्म। में लड़ेंगे, साल में एक बहुत गलत विचार है। इससे देश को बिल्कुल उभरना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए आज रात के लिए, कल रात के लिए, और ठीक है जैसा सर। वो ठीक है हमारा बिल्कुल। कौशिक साहब, फिर भारत से तनाव की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, वहां की जनता कंगाल है, लेकिन फिर भी जो वहां के मंत्री हैं वो अपनी जेब भर रहे हैं। सर, मंत्रियों की सैलरी 188% बढ़ाई गई है। एक तरफ देखा जाए तो भाई वहां की जनता डर के साए में है कि कब क्या ना हो जाए, हमें बॉर्डर पर संघर्ष ना शुरू हो जाए, हमें यहां से भागना ना पड़ जाए, जबकि पाकिस्तान की सरकार सर अध्यादेश ला रही है और अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ा रही है। ये देखो, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। इसके साथ साथ और जोड़ना चाहिए था आपको को जो आर्मी के अफसर रहे हैं, हमेशा आप देखेंगे रिटायरमेंट के बाद अधिकतर वो देश छोड़ देते हैं, और जो व्यवस्था वहाँ की पाकिस्तान की रही है वो निश्चित तौर से हम लोग तो चर्चा करते ही हैं, पाकिस्तान की जनता भी बहुत अच्छे से उनको समझने लगी है। जी। और ये स्थिति है कि वहाँ देखा जाएगा कि जब जब भारत के साथ आंख दिखाने का काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पटकथा पाकिस्तान की सेना ही लिखती है। पाकिस्तान के सेनाओं के अफसर जब कमजोर पड़ने लगते हैं या लगता है कि उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है ना देश को डाइवर्ट किया जाए, तो वो ये एक फ्रंट है कि भारत के साथ खुलिए। तो अब मुझे लगता है कि जहां तक कि सीमा पर तो बाहर लड़ना ही पड़ेगा हमको, पाकिस्तान से तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन देश के भीतर जो कुछ लोग हैं स्लीपर सेल के रूप में जो हैं, बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली हैं। हम लोग भी देख रहे थे कि जब लोग जा रहे हैं बॉर्डर पे 15 साल 20 साल शादी को हो गए, बच्चे भी हो गए, लेकिन पासपोर्ट इंडिया का ही है। एक बीएसएफ आप देखिए कि एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर लेता है, अपने डिपार्टमेंट को सूचना तक नहीं देता है, कई साल उसको हो गई। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो मुझे लगता है कि सोढ़ी साहब ने जो कहा कि एक जो नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए सुरक्षा को लेकर के आक्रामक रूप से, जैसे चाइना की आप देखिए, मुझे लगता है वो बनाने की आवश्यकता है। बार बार कई चीजों को देखते हैं ना, ह्यूमन ह्यूमन अधिकतर लोग आप चले जाते हैं, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय चले गए, हाई कोर्ट चले गए, वहां कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है ह्यूमनिटी के नाम पर। ये मुझे लगता है कि पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, और एक सख्त से सख्त पॉलिसी जब होगी तब मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। जी। अधिकतर साथ उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक तरीके से और आर्थिक रूप से भी जो ब्लूप्रिंट हमारी भारत सरकार ने तैयार किया है, निश्चित तौर से हम उधर बढ़ रहे हैं, लेकिन देश का हर एक जनमानस बड़ी कार्रवाई चाहता है। और जो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी ने भी जो कहा कि निश्चित तौर से समय लगना चाहिए, ये नहीं है 2 दिन 4 दिन 10 दिन में सब भारत सरकार क्या कर रही है, समय लगे, चाहे 1 महीने बाद कार्रवाई हो, लेकिन संदेश देने वाली कार्रवाई हो। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक ऐसी कार्रवाई मोदी जी के नेतृत्व में होनी चाहिए कि बस सब पटकथा खत्म हो जानी चाहिए, अब इसके बाद आतंकवाद का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा संदेश मुझे लगता है जाएगा इस बार, तो पाकिस्तान भी सोचने को मजबूर होगा। अधिकतर पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं पिछले कई वर्षों से वो आतंकवाद को पनाह देता रहा, पश्चिमी देशों के सहाय पर वो उनको धन मुहैया कराता रहा, प्रशिक्षण देता रहा, ये सार्वजनिक रूप से पैनल में है। तो अब इन सब चीजों से कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो उनके पीछे खड़ी हैं। आप देखेंगे कि तब एक ऐसा पॉलिसी, एक प्रस्ताव पास होता है शक्तराज में, जहां ये निकलवाने में कामयाब पाकिस्तान हो जाता है कि वो धर्म पूज करके उनकी हत्या नहीं हुई। तो कुछ देश हैं जो कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान का सहयोग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसकी बेपरवाह करते हुए मुझे लगता है भारत सरकार और देश की सेना एक ऐसा सही निर्णय लेगी जो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि बहुत दूर तक इसका संदेश आएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत हर तरीके से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बना चुका है। 7 मई को मॉक ड्रिल है, एलओसी पर जो गतिविधियां हैं उन पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो युद्ध है वो सेना के साथ नहीं, गोले बारूद के साथ नहीं, बल्कि बेहद साइलेंट तरीके से इस बार
भारत पाकिस्तान को पटखनी देने की प्लानिंग कर चुका है और वो साइलेंट अटैक लगातार पाकिस्तान पर किया भी जा रहा है। और आज की इस चर्चा में हमने समझा कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो कितना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भारत के सामने टिकना। ना तो सैन्य क्षमता उतनी अपग्रेड है पाकिस्तान की, ना ही पाकिस्तान के पास इतना फंड है कि वो अपनी सेना का भी पेट भर सके या अपने गोले बारूद और अपने हथियारों को भर सके। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान की जनता कंगाल हो रही है तो वहां के मंत्री अपनी ही जेबें भरने के लिए वहां पर किस तरह से परेशान है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।